हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। जब हम ट्रायल बैलेंस खत्म किया था उसके बाद हमने बोला था कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एक बिजनेस एंटरप्राइज क्या करती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जिसके पीछे उसके दो पर्पस होते हैं। एक, उसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपनी पता चल पाए और उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए, जो हमने पहले भी अकाउंटिंग में पढ़ा था कि लास्ट गोल हमारा यही दो चीजें होती है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि तीन तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक का नाम होता था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे का नाम होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरे का नाम होता था बैलेंस शीट। ये जो पहले अकाउंट होते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनसे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और जो बैलेंस शीट बनाते हैं उससे हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और आपके सिलेबस में तीनों चीजें हैं अलग से भी, ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी। तब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो डिस्कस करती थी। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, कल हम सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। और इन सब के लिए जो बेसिस है वो आपका ट्रायल बैलेंस है, वो आपका ट्रायल बैलेंस है। अगर अभी तक हम रिकॉल करेंगे कि हमने क्या किया है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो गई है उनका हमने क्या किया है सर, उनकी हमने जर्नल एंट्री की है, हमने उनकी रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद हमने क्या किया है, उन सब को अपने अपने खातों में लिया है, जिनको हम लेजर्स बोलते हैं। और जब पीरियड खत्म हो गया हम उन सब लेजर्स को बैलेंस करते हैं और उनको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। क्या करते हैं, समराइज ट्रायल बैलेंस में। और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इस तरीके से हमारे जो पूरी अकाउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा कोई, बता दो अकाउंटिंग का प्रोसेस में क्या आता है, तो ये याद रखना है, पहले ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है और फिर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अभी तक हमने अपने लेक्चर्स में कहाँ तक कर दिया है सर, अभी तक हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी हमने खाते खोले होते हैं, जितने भी अकाउंट्स इफेक्ट हुए होते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांजैक्शंस की वजह से, उन सब का समराइज बैलेंस आता है किसमें, ट्रायल बैलेंस में। टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज कितनी हुई है, खर्चे कितने हुए हैं, डेटर कितने हैं, कैपिटल कितनी है, क्रेडिटर कितने हैं, एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, ये सारा हमें आ जाता है ट्रायल बैलेंस में। और इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है कि हम बताते हमारा प्रॉफिट कितना है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। तो जब भी तुम्हें अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। इसके बेस पे तुम बना दोगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड का मतलब क्या होता है, परचेज एंड सेल। तो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ हमें बताएगा, अच्छा मैं इस तरीके से बताता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में बोल भी दिया है, इधर अगेन रिकॉल करता हूं। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है हमें पता चलनी चाहिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि हाउ वेल द बिजनेस हैज परफॉर्म्ड फाइनेंशियली। हर कोई जानना चाहेगा, जो भी कारोबार करेगा वो जानना चाहेगा कि इस साल में मैंने प्रॉफिट कमाया है कि मेरा लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट कमाया है तो कितना कमाया होगा। क्योंकि मैंने बोला था नॉट ओनली कि इंसान खुद बोलेगा, उसका बैंक चाहेगा जानना कि उसको कितना प्रॉफिट है, तभी वो उसको लोन देगा। जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज उनको बोलेंगे, गवर्नमेंट बोलेंगे कि हमें टैक्स दे दो, तो बता दो कितना कमाया तुमने। तो वो चीज़ के लिए हम क्या बनाते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिनमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें जानना है कि हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है, तो इसको हम दो हिस्सों में बाइफार्केट करते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है या ग्रॉस लॉस, क्योंकि लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। बिजनेस ऐसा बैंक नहीं है ना कि आप सिर्फ इंटरेस्ट लोगे तो आपका नुकसान नहीं हो सकता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, हमारा अक्सर मतलब गर्ज क्या होता है, हम प्रॉफिट निकालें, बट लॉस भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बोलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना कमाया है या ग्रॉस लॉस हमारा कितना हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताएगा नेट
प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ है। बस ये दो अकाउंट पता बनाने से हमें पता चल जाएगा कि हमारे नेट में प्रॉफिट कितना हुआ है, नुकसान हुआ है। बट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं। अब देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है। सबसे पहला लेक्चर याद करो जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बंदा था जो बोल रहा था कि मैं बिजनेस करूंगा। टिपिकल गांव की एग्जाम्पल दिया है। वो बोलता है मैं सेब का बाग खरीदूंगा। तो उसने क्या किया, उसने वो ऑर्चर्ड खरीदा 5 लाख में, ठीक है। 5 लाख में उसने वो जितने भी सेब थे उस बाग में वो खरीदे। फिर क्या किया उसने उस पर पेस्टिसाइड्स कर दिए। पेस्टिसाइड्स पे उसको 1 लाख रुपया लग गया पूरे साल में। उस बाग की पेस्टिसाइड्स करनी होती है, उसमें उसको 1 लाख लग गया। उसके बाद जब सेब उतारने का टाइम आ गया तो उसने लेबर लगाई उसमें, जो माल उतारेगा पेड़ों से और फिर उनकी पैकिंग करेगा। तो लेबर पे उसे 1 लाख रुपया लग गया। उसके बाद जो एप्पल के बॉक्सेस थे जिसमें ये पैकिंग करेगा वो भी उसको लाने पड़े और वो 2 लाख का लग गया। उसके बाद उसने इसको श्रीनगर से दिल्ली भेजा तो उसको फ्रेट इनकर हो गया, फ्रेट उसको 2 लाख रुपया लग गया। तो ये सारा इसका खर्चा हो गया। ये टोटल खर्चा इसका हो गया 5, 6, 7, 9, 11 लाख का खर्चा हो गया, ठीक है। फिर उसको क्या करना पड़ा, एक कमीशन देनी पड़ी वहां पे। कमीशन उसको 1 लाख लगी तो टोटल उसका 12 लाख का खर्चा हुआ। और जब इसको रेवेन्यू आ गया, इसकी जो सेल होगी, इसको कितना कैश मिला, 15 लाख रुपए में इसने सारे सेब भेजे। तो आप बोल सकते हैं इसका प्रॉफिट कितना हुआ। हाँ सर, इसकी टोटल कॉस्ट हो गई थी 12 लाख और इसकी टोटल सेल हो गई थी 15 लाख, तो इसका प्रॉफिट हुआ 3 लाख। ये टिपिकल एक एग्जांपल थी। विलेज लेवल पे मैंने आपको ग्रॉस रूट लेवल पे समझाने की कोशिश की कि कैसे किसी बंदे का प्रॉफिट निकलेगा। बट ये तो उसने लेमन लैंग्वेज में किया। अगर वो बंदा अपना हिसाब कैसे रखेगा, वो सिंगल एंट्री बेस पे करता है, वो कुछ नहीं करता। जब वो डिसाइड करता है कि मुझे बिजनेस करना है, वो क्या करता है, वो एक कॉपी लेता है। उस कॉपी में वो क्या करता है, जब उसने 5 लाख का वो बाग खरीदा तो वो लिख लेता है कि मैंने 5 लाख का बाग खरीदा, तो ठीक है। दूसरे पेज पे वो क्या करता है, वो उसको लिखता है ऊपर पेस्टिसाइड्स। तो साल में 5-6 बार पेस्टिसाइड्स करने पड़ते हैं, तो वो लिख लेता है एक बार जब मैंने पेस्टिसाइड कर दिया तब सपोज 20,000 की दवाई लाई, दूसरी बार 10,000 की दवाई लाई, तो उस पेज पे वो लिख लेता है, ठीक है। उस पेज पे वो लिख लेता है। मैं कोरिलेट कर रहा हूं अभी तक हमने क्या पढ़ा अकाउंटेंसी में और एक लेमन बंदा कैसे करता है, उन दो को मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 5 मिनट आप मुझे दे दो, ठीक है। तो उसने क्या किया, वहां पे उसने एक कॉपी ली, पेज नंबर 1 जो था उसका, उसमें उसने लिखा जो उस बंदे को उसने पैसे दिए, सपोज वो 5 लाख का, तो 5 लाख में उसने ऑर्चर्ड खरीदा। पेज नंबर 2 पे उसने पेस्टिसाइड्स का हिसाब रखा, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का हिसाब रखा, सपोज एक दिन उसने कर दिया 20,000 का खर्चा। फिर 1 महीने बाद उसको और पेस्टिसाइड्स करने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग गांव के हैं उनको पता होगा इस सब चीज़ के बारे में। तब उसको 10,000 की दवाई आ गई। फिर तीसरी बार और दवाई करनी पड़ी, तब 30,000 की दवाई आई। तो उसने लिखा 30,000 का मैंने दवाई छिड़की। उसके बाद फिर 20,000 की, इस तरीके से 10,000 और फिर 10,000। तो इस पेज पे इसने टोटल कर दिया है कि टोटल मेरा दवाई कितने का हो गया, मेरी दवाई 1 लाख की हो गई, ठीक है। इसके बाद तीसरा चीज आएगा, एक पेज पे उसने रखा हिसाब रखने के लिए कि मैंने मजदूरों को कितना पैसा दिया। जब ये पेस्टिसाइड्स भी करता रहा तब भी उसको मजदूर जरूरत पड़ रहे गए। तो एक बार इसके 2,000 लगे, फिर और 2,000, फिर और 2,000, जब जब दवाई छिड़की 2,000, 2,000, 2,000, ये लिखता जा रहा है कि इतना मैंने मजदूर को दिया। और फिर जब माल उतारने का टाइम आया तो तब उसको लगे हर दिन 3,000, 5,000, 5,000 ऐसे लगा। फिर जब उनकी पैकिंग करने लगी तब अगेन उनको मजदूर चाहिए। तो ऐसे जाके इसको इतने इतने खर्चे हो गए। ये टोटल इसका 1 लाख रुपया मजदूरों का खर्चा होगा। तो इस पेज पे जब इसने साल के बाद टोटल किया तो इसको मजदूरों का 1 लाख रुपया लग गया। फिर इसको बॉक्सेस लाने पड़े, तो एक पेज पे इसने लिखा बॉक्सेस। तो एक बार उस बंदे को 20,000 का एडवांस दिया, ठीक है।
जिसको हम बारदान बोलते हैं कश्मीरी में। तो उसने उसको 20,000 दे दिया एडवांस, ठीक है, रखा इधर लिखे 20,000, फिर जब लाया 30,000, फिर 20,000, इस तरीके से उसको बॉक्सेस पे टोटल खर्चा कितना हुआ, 2 लाख का खर्चा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब इसको वहां लोकल में भी फ्रेट लग सकता है, बाग से उतार के ट्रैक्टर पे अपने घर तक लाने के लिए, या फिर जिस गाड़ी में भरेगा जहां से फिर दिल्ली भेजेगा उधर खर्चा आया। तो एक पेज उसने रखा फ्रेट का। तो जब इसको फ्रेट के नाम पे खर्चा हो गया तो इसने एक पेज पे रखा, इधर मेरा 20,000 खर्चा हो गया। फिर सीधे ही जब बाहर भेजा तब 1,80,000 का खर्चा हो गया। इसके बाद फिर वहां पे उसको कमीशन देनी पड़ी, तो एक पेज पे उसने कमीशन का लिखा, जब उसको कमीशन देनी पड़ी। ये सारा चीज हो गया। उसके बाद वो क्या करता है, जब उसको जानना है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है, वो एक पेज लेता है, वहां पे समराइज करता है। वहां पे हर पेज के लेता है, अच्छा ऑर्चर्ड के पे कितना खर्चा हुआ, 5 लाख, पेस्टिसाइड पे टोटल खर्चा कितना हुआ, 1 लाख, लेबर पे कितना खर्चा हुआ, 1 लाख, बॉक्सेस पे कितना खर्चा हुआ, 2 लाख, फ्रेट पे कितना खर्चा हुआ, 2 लाख, कमीशन कितनी हुई, 1 लाख। बस ये सारा खर्चा था। इसको टोटल करता है 12 लाख। फिर वो फोन करता है अपने उस बंदे को, बोल भाई मेरा कितने में माल बिका। बोला सर तुम्हारा माल 15 लाख में बिका। तो बोल रहा है ठीक है भाई, मेरा प्रॉफिट 15 माइनस 12, 3 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया। ये एक ट्रेडिशनल वे में अगर आप देखेंगे कि एक कॉमन इंसान जो कोई भी अकाउंटिंग नहीं जानता है, अगर वो जानना चाहता है अपना प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो वो इस तरीके से करता है। बट क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डबल एंट्री बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम डबल एंट्री बेस पे अकाउंटिंग करते हैं तो हम ऐसे ही करेंगे। बट इसके पीछे क्या होगा, हमने हर बार क्या किया होगा, जर्नल एंट्री की होगी। तो अब याद करो हमने क्या किया, हमने बोला जब वो ऑर्चर्ड खरीदेगा तो उसके 5 लाख रुपया देगा, तो उसकी एक एंट्री करोगे। उसके बाद जब पेस्टिसाइड करेगा तो पेस्टिसाइड्स की एंट्री हो जाएगी, लेबर की एंट्री हो जाएगी, बॉक्सेस की एंट्री हो जाएगी। जब जिस हम एंट्री कब करते हैं, हम डे वाइज एंट्री करते हैं। ये क्या करता था, पेज में सीधे लिख जाता था। तो हम क्या करते हैं, हम डे वाइज एंट्री करते हैं। जब डे वाइज एंट्री करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम लेजर अकाउंट्स खोलते हैं। हाँ सर, हम भी लेजर अकाउंट्स खोलते हैं। तो जैसे वो क्या करता था, वो जर्नल एंट्री कुछ नहीं करता था, तो जो चीज होता था उसमें खर्चा डाल देता था, ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ जानना था प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो भी खाता बनाता है, हम भी खाते बनाते हैं। सर जर्नल एंट्री के बेस पे हम ऑर्चर्ड में डालेंगे, बॉक्सेस में डालेंगे, पेस्टिसाइड्स में डालेंगे, और उसके बाद सर हम भी समराइज करते हैं, हम ट्रायल बेस बनाते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो बंदा भी अकाउंटिंग करता है, बट उसको पता नहीं होता है कि वो भी मोर और लेस जिस तरीके से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वैसे करते हैं। बस वही है, वो एक सिंगल एंट्री अप्रोच लेता है, हम डबल एंट्री अप्रोच लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर पा रहे हो ना कि हम कैसे करते हैं और वो कैसे करता है, और एट द एंड नतीजा सेम आ जाता है, तो समराइज होता है। तो अब हमारा गोल यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो हमने कर दिया। अब देखो हम कैसे बनाएंगे कि इसने प्रॉफिट कमाया या इसका नुकसान हो गया। अब हम कैसे कमाएंगे कि इसका प्रॉफिट हुआ है या इसका नुकसान हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा तरीका ये रहेगा, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलेगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। याद करो जब तुम 8th या 7th में थे तब मैथ्स में एक फॉर्मूला होता था, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम बोलते थे जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस, यही बोलते थे। तो उसमें एक एग्जांपल होती थी, एक दुकानदार ने 10 रुपए की पेन लाई और उसको 12 रुपए में भेजा, तो तुम्हें बताना इसने कितना कमाया इस प्रॉफिट में से, इसमें कितना कमाया। तो हम बोलते थे सर 12 रुपए का खरीदा था, सॉरी 12 रुपए का भेजेगा और 10 रुपए का खरीदा था, तो इसका जीपी कितना हुआ, 2 रुपया। तो यहां पे तुम मुझे बोल सकते हो इसका जीपी कितना हुआ, यहां पे मुझे बोल सकते हो इसका जीपी कितना हुआ। सर आसान है, इसका कॉस्ट प्राइस, सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे इसकी सेल कितनी हुई है, सर इसकी सेल हुई है 15 लाख, इसकी सेल हुई है 15 लाख, माइनस इसका कॉस्ट कितना है, इन सेबों का कॉस्ट कितना है। सर ये जो मैं टिपिकल नहीं जा रहा हूं, अभी डेप्थ में आएगा, बट मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है मैं कुछ गलत बोलूंगा टेक्निकली, बट मुझे पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कंसेप्ट समझना है, ठीक है। सेल कितनी हुई है, 15 लाख, ये तो सेल होगी 15 लाख, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कॉस्ट कितनी थी इसकी, जो माल भेजा इसकी कॉस्ट कितनी थी, सर इसकी कॉस्ट थी 5 लाख,
सिंपल याद रखो, इसकी कॉस्ट थी 5 लाख। सर हम सेल में से 5 लाख रुपए लेस करेंगे, फॉर द टाइम बिंग मेरे साथ बियर करो, ठीक है। कितना हुआ? क्या तुम बोल सकते हो ग्रॉस में इसने कितना कमाया? सर इसने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपया। बहुत सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया? 10 लाख रुपया। सेल परचेज इसका कितना कमाया? 15 लाख का बेचा, 5 लाख का खरीदा था, तो इसने कमाया 10 लाख, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है 10 लाख। ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप कुछ चीज मिसिंग कर रहे हो, मैं डेलिबरेटली वो कर रहा हूं, तुम लोग बियर करो। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको समझने की बहुत जरूरत है इस चीज को, ठीक है। तो मैं अगेन सिंपल अप्रोच में बोल रहा हूं कि पहले हम देखेंगे इसने ग्रॉस में कितना कमाया। ग्रॉस में इसने बहुत सिंपल है, 15 लाख का बेचा, और इस चीज को ये जो सेब इसने 15 लाख के बेचे थे, इसको इसने 5 लाख में खरीदा था, तो ग्रॉस में इसने 10 लाख कमाया। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, तो वहां से हम नेट प्रॉफिट करते हैं, तो हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख लेस एक्सपेंसेस। जो बाकी एक्सपेंसेस हो गए उनको लेस करते हैं। बाकी एक्सपेंस क्या हो गए सर? पेस्टिसाइड्स हो गए। पेस्टिसाइड्स कितने हो गए? 1 लाख के। लेबर हो गई, लेबर कितनी हो गई सर? लेबर 1 लाख की। सर बॉक्सेस लग गए, बॉक्सेस 2 लाख के। उसके बाद सर फ्रेट लग गई 2 लाख। सर कमीशन लग गया 1 लाख। ये सारे खर्चे हो गए। 10 में से 7 लाख का सर टोटल खर्चा हो गया, तो इसका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। तो यहां से हमें पता चला इसका नेट प्रॉफिट। जो वो टिपिकल करता था एक ही शीट पे टोटल करके बोलता था कि मेरा प्रॉफिट 3 लाख हो गया, हम उसको अकाउंटिंग में 2 हिस्सों में बाइफाई करते हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया, और दूसरा होता है कि हमने नेट प्रॉफिट कमाया। इनके अपने अपने रीजंस है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ना तुम्हें इस वक्त जानने की जरूरत है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पता चलता है हमें नेट प्रॉफिट कितना है। तो सीक्वेंस क्या है? पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? हम करेंगे सेल माइनस कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स जो तुमने बेचा, और प्रॉफिट लॉस से हम करेंगे क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से? तुम्हें जीपी आएगा, और जीपी में से जो जितने भी बाकी सारे खर्चे हो गए वो माइनस करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो हमें आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज मैंने बोली, यहां तक समझ आया? हाँ सर, हमें मैथमेटिकली करना आएगा। अकाउंटिंग में हो सकता है अभी हमें नहीं आए क्योंकि हमने अभी फॉर्मेट नहीं देखा है, बट सर मैथमेटिकली हम किसी भी एंटरप्राइज का प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथमेटिकली आ गए, चांसेस उसके भी है कि आपको ये फॉर्मेट में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। आपको मैथमेटिकल अगर आएगा तो आपको बहुत आसान तरीके से निकालना है। अगर आपको जीपी पे क्वेश्चन आ जाएगा या नेट प्रॉफिट बोलना पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट में सेल्स में से सारे खर्चे लेस करूँ तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपको जीपी निकालना है तो फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा क्योंकि अब क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकता है, वो इतना सिंपल नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो मैंने सेल में, अभी हम आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस पे आएंगे, बट अभी कुछ बेस बना रहा हूँ मैं। जीपी इज इक्वल टू मैंने सेल माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर ये पेन था तो मैंने बोला था ये पेन कितने में, इसमें जीपी कितना कमाया था, आप बोल रहे थे सर कितने में खरीदा था, ये पेन मैंने 10 रुपये में खरीदा था, और ये कितने में बेचा, 12 रुपये में, तो आप बोलते थे 2 रुपया उसने जीपी कमाया। और इस बिजनेसमैन की बात करेंगे तो इसने वो सेब 15 लाख में बेचे, और वो 15 लाख का बाग जो माल जो बेचा वो उसने 5 लाख में खरीदा था, तो इसका जीपी था 15 माइनस 5 10 लाख। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पे, जीपी इज इक्वल टू मैं सेल माइनस कॉस्ट प्राइस नहीं लिखूंगा, हालांकि कॉस्ट प्राइस जो मैं लिखूंगा उसका भी मतलब होता है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल तो पता ही है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने भी गुड्स तुमने भेजे उनकी कॉस्ट कितनी है, जो गुड्स तुमने भेजे उनकी कॉस्ट कितनी है, मतलब वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दीज गुड्स है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, वो इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। अब मैं पेन का एग्जांपल लेता हूं और फिर जाके हम इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं उसको। अच्छा ऐसे देखो, सेल्स 15 लाख है, इसी के एग्जांपल लेते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट, ये 5 लाख तो है ही कॉस्ट। हाँ सर, ये 5 लाख तो कॉस्ट है ही। ये पेस्टिसाइड जो मैंने लगा दिए, जो मैंने पेस्टिसाइड छिड़के, तो जो मेरे पास माल आ गया, जो मेरे पास फाइनल माल आ गया, क्या तुम बोल सकते हो ये पेस्टिसाइड्स जो है इट शुड बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जो सेब मैंने बेचा, क्या उसकी कॉस्ट, एक जो 5 लाख रुपए मैंने उस बाग वाले को दे दिए और जो 1 लाख मैंने इसकी दवाई छिड़कने पे लगी, क्या इनकी कॉस्ट थी? क्या वो इनकी कॉस्ट थी? क्योंकि वो पेस्टिसाइड नहीं कर लेता तो क्या सेब ऐसा बन जाता? सर नहीं बन जाता। तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दिस सेब है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा 1 लाख। ठीक, इसी तरह से लेबर। अब लेबर यहां पे 2 तरीके, क्योंकि मैंने टिपिकल एग्जांपल दिए, यहां पे लेबर 2 तरह के। एक लेबर जो मैंने पेस्टिसाइड करने के वक्त लग गई, और एक लेबर जो मुझे फिर माल उतारने के वक्त लग गई। तो इसमें जो लेबर मुझे पेस्टिसाइड के वक्त लगी, दैट विल बी द कॉस्ट। वो इसमें इनको सपोज वो 20,000 की थी, मैं अभी बताता हूँ वो चीज़ को, थोड़ा सा मेरे साथ बियर करो। तो वो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और जो 80,000 की बाद में आएगी वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैंने वो बात बोल दी, बॉक्सेस भी मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो खर्चे होते हैं बाकी के, ये 2 तरह के होते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द गुड्स जो तुमने बेच रहे हैं, उनके साथ जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जो बाकी खर्चे होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये याद रखो, यहाँ पे ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, अभी एग्जांपल आ जाएंगे, मैं बताता हूं आपको। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जिनका डायरेक्ट लिंक इन गुड्स के साथ होता है, सेल परचेज के साथ होता है, डायरेक्ट लिंक होता है। मतलब वो गुड्स जो मैंने बेच दिए, अगर वो उनकी कॉस्ट बन रहे हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। अगर वो उन गुड्स की कॉस्ट नहीं है, अलग से है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ना तुम याद रख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला तुम्हें बताता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत डॉट्स पे ले रहा हूं, तुम थोड़ा सा बियर करो। मैं तुम्हें बहुत जगहों पे ले रहा हूं, कभी इधर ले रहा हूं, कभी उधर ले रहा हूं, कभी नीचे ले रहा हूं। लास्ट में इन डॉट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें पहले बोला था जीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर मैंने बोला नहीं, यहाँ पे जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? अभी हम मैथमेटिकली कर रहे हैं, COGS लिखते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, इसको हम COGS भी लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? जो गुड्स तुमने भेजे उनकी कॉस्ट कितनी है। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, पहले लिख लो इस फॉर्मूला को, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी जो मैंने बाग की एग्जांपल ली थी, वहां पे ना कुछ ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक था। वहां पे साल स्टार्ट हो गया, उसने बाग खरीदा, तो कोई भी ओपनिंग माल नहीं था उसमें, तो माल खरीदा जो डायरेक्टली परचेज हो गया, और जब माल बेचा तो सारा का सारा माल बेचा तो कुछ नहीं बचा। बट एक बिजनेस एंटरप्राइज जो है, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? एक अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ सर, हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं।
तो इसमें जब तुम अकाउंटिंग करोगे, इस पूरे साल में जब तुम अकाउंटिंग करोगे, लास्ट में मैंने फाइनेंस स्टेट में बोला था कि हमें इस साल के सारी अकाउंटिंग एंट्रीज लेनी है, सारी ट्रांजैक्शन करनी है। इस साल में जब आप तुम जर्नल एंट्रीज करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, सर हमारी सेल्स आ जाएगी पूरे साल में कितनी कर दी, वो आ जाएगी सेल्स अकाउंट से। हाँ सर, और हमने सर एक परचेज अकाउंट बना होगा तो हमें परचेज अकाउंट से क्या आएगा, परचेज आ जाएगा। तो अगर हम जीपी निकालेंगे, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे फॉर द टाइमिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो सर हम बोल सकते हैं सेल्स मेरी सपोज 10 लाख की होगी और परचेज मेरी 7 लाख की थी, तो सर हम बोल सकते हैं हमारा जीपी कितना है, हमारा जीपी 3 लाख का है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, ये तो तब था कि जब मैंने सारा का सारा माल बेच दिया तो मेरा जीपी 3 लाख। हो सकता है इस 1 अप्रैल को मेरे पास कुछ स्टॉक पिछले साल का पड़ा हुआ है, सपोज 2 लाख का स्टॉक मेरा पिछले साल का पड़ा हुआ है, हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। और जब साल खत्म हो गया तब भी हो सकता है कि दुकान में कुछ माल बचे, ऐसा नहीं है ना कि कहते तुम्हारे उसको आप सारा माल बेचोगे और 1 अप्रैल को सारा माल खरीदोगे, ऐसा तो नहीं होता है। बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहता है तो कभी भी माल रहता है। बट हम अकाउंटिंग निकालते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड की, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जब हमने साल स्टार्ट किया था यहाँ पे भी स्टॉक हो सकता है, और जब साल खत्म हो गया यहाँ पे भी स्टॉक हो सकता है। अब मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मैंने इस साल में 7 लाख की परचेज कर दी, इस साल में अगर मैंने 7 लाख की परचेज कर दी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ मेरा जीपी 3 लाख है? नहीं सर, क्योंकि मेरा जो ओपनिंग माल था, ये जो इधर 2 लाख का माल था, ये भी तो बिक गया होगा सर, ये भी तो बिक गया होगा, तो ये भी तो खर्चा है। तो फिर मैं बोलूँगा मेरे कितना माल बेचा, सर मैंने बेचा है 2 लाख जो ओपनिंग था, प्लस इस साल जो परचेज किया था, जो पुराना माल था 2 लाख का वो बिक गया होगा, हाँ सर वो बिक गया, प्लस इस साल जो परचेज की थी 7 लाख की, कितना हो गया, 2 + 7 कितना हो गया, 9। और अभी अगर देखूंगा मैं सर 3 लाख का माल अभी मेरे पास बचा हुआ है, तो मैंने कितने का माल बेचा, सर ओपनिंग 2 लाख प्लस इस साल की परचेज 7 लाख, टोटल 9 लाख का माल हो गया। तो हमारे पास दुकान में कितने का माल था, 9 लाख का माल था, उसमें से अभी कितना बचा है, 3 लाख का, तो उसका मेरा कितना माल बेचा है फिर 6 लाख। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सर आपने जो यहाँ पे सेल माइनस परचेज कर देता है, ये तब करेंगे जब सारा का सारा माल बेचा। जब सारा का सारा माल नहीं बेचा तो हम बोलेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज इक्वल 6 लाख। तो सर हमारा जीपी जो है वो 4 लाख का है। समझ आई बात? हाँ सर समझ आ गई। तो जो पहली चीज़ जो थी वो बहुत सिंपल थी, अगर सारा का सारा माल बेच दिया तो सेल 10 लाख की लेस जितने पर परचेज कर दिया था वो हो गया आपका। बट अगर आपका कुछ ओपनिंग स्टॉक था और कुछ क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको पहले निकाला आपने कितना का माल बेचा। तो अराइव एट द करेक्ट, जैसे एक पेन था वहां पे एक ही पेन था तो आप बहुत आसान से बोलते सर 12 रुपए का बेचा 10 रुपए का खरीदा था, तो इस पेन से मैंने जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मैंने 2 रुपया कमा दिया। बट एक पूरे साल में बिजनेस में 10 बार आप खरीदोगे, 10 बार बेचोगे, क्या 10 बार क्या 1000 बार बेचोगे, 1000 बार, तो आप निकाल सकते हो एक एक चीज का। सर हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तुम पूरे साल का लेते हैं। सर साल में हमने 10 लाख की सेल कर दी, उसमें से जो माल हमने बेचा उसका खर्चा हमारा 6 लाख था। वो कैसे निकाला, हमने बोला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उसी को क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर नहीं किए। तो हो सकता है आपके पास अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको मैं फॉर द टाइमिंग बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे में मेरा कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा करेक्ट जीपी निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या ऐसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा तो फिर आपको जीपी निकालना है। जैसे जब तुमने माल लाया अपनी दुकान के लिए, सपोज मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, आपकी दुकान श्रीनगर में है और आपने ये माल परचेज किया है दिल्ली से, तो दिल्ली में जो आपने उस दिल्ली के व्यापारी को दिया दैट इज योर कॉस्ट, और वहाँ से जब इसको तुम्हें एक किराया लगा, इसको जिसको हम फ्रेट बोलते हैं, दैट फ्रेट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर दिस गुड्स। तो तुम्हारे पास जो ये चीज़ पड़ गई, सपोज तुम सीमेंट का बिजनेस करते हो और सीमेंट सपोज तुमने दिल्ली से लाया, ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, जो दिल्ली के व्यापारी को, तुम्हें बिजनेसमैन को तुमने पैसा दिया फॉर द सीमेंट, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ अ गुड सोल्ड दिस सीमेंट,
एंड द फ्रेट विच यू आर इनकर्ड फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और वहां पे जब तुम्हें मजदूर को पैसे देने पड़े वहां से उतारने के लिए, ट्रक से उतार के तुम्हारे गोडाउन में रखने के लिए, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर जब तुमको भेजोगे तुम सेल्स हो गए, तो वहां पे जो ये दो खर्चे और हो गए, फ्रेट मैंने बोला और जो वेजेस तुमने दे दिए उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो भी सर ऐड हो जाएंगे, तब मुझे निकलेगा कि ये जो सेल परचेज में, तब तुम नहीं बोलोगे कि मैंने ये सीमेंट का बैग मैंने 300 में भेजा और जो दिल्ली वाला व्यापारी था उसको मैंने 200 रुपये दिया तो मेरा जीपी 100 रुपये है। ये आप अगर ऐसा बोलोगे तो टेक्निकली गलत है। आपको सीमेंट का बैग कितने में पड़ा था? सर ये सीमेंट का बैग मुझे 200 में वहां पड़ा था और ऑन एन एवरेज अगर मैं लगाऊंगा हर सीमेंट बैग पे मुझे 10-10 रुपये का फ्रेट लगा है, तो 200 प्लस 10 रुपया 210 रुपया, और सर उतारने में मुझे लगभग 1 रुपया लग गया है, तो प्लस 1 रुपया 211 रुपया, तो मेरा जीपी 89 रुपीज़ है, ना कि 100 रुपीज़ है। तो ये कैसे करते हैं? हम बोलते हैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑल द कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड फॉर द गुड्स विच हैव बीन सोल्ड इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैथमेटिकली हम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी निकालते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ना ये। अब अगर मैं इधर बोलूंगा कि अब सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो गए थे, सपोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख के हो गए थे, तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे प्लस 1 लाख अगर मेरा खर्चा हो गया था तो फिर मेरा हो जाएगा ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख प्लस 7 लाख 9 लाख प्लस 1 10 लाख माइनस 3 लाख, तो 7 लाख का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7 लाख, सो माई जीपी इज 3 लाख। ठीक, तो मेरा जीपी कितना आएगा? मेरा जीपी आएगा 3 लाख रुपया। अब इसी चीज़ को, ये जो मैंने मैथमेटिकली बोला आपको ऐसे निकालेंगे, इसको हम देखेंगे अकाउंटिंग में कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सेल कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ये सारा चीज़ आपको ट्रायल बैलेंस के वक्त मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपने सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट बना होगा, परचेजेस बना होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बने होंगे, क्लोजिंग स्टॉक में अभी बोल दूंगा कैसे होगा, वो सारा चीज़ आपको दिया होगा। तो आपको ट्रायल बैलेंस से उठा के देखना है कौन कौन सा अकाउंट क्या जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये अभी जो मैंने बोला था ट्रायल बैलेंस से कुछ चीज़ें जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ जाएंगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कुछ जाएंगी बैलेंस शीट में। तो तुम्हें क्या करना है? उन्हीं चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगा। जब हमने बोला था फाइनेंशियल स्टेट अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, तो बैलेंस ट्रायल बैलेंस क्या है? इट इज जस्ट समराइजिंग। बट व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम? इट इज द सिस्टमैटिकली समराइजेशन ऑफ द अकाउंट्स, द बैलेंस ऑफ द अकाउंट, सिस्टमैटिक समराइज। वहाँ तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ समराइज करते थे, बट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम सिस्टमैटिकली समराइज करते हैं कि कौन सी चीज़ ट्रायल बैलेंस की ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, तो उसी को, वो भी समराइजेशन का पार्ट है, बट वहाँ पे सिस्टमैटिकली समराइज करते हैं। कुछ लॉजिक्स के बेस पे बोलते हैं कि ये चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी और ये चीज़ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी और ये चीज़ बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट का तुम्हें फॉर्मेट बताता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ जो मैंने अभी मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश की कि मेरा कॉस्ट, मेरा जीपी कितना निकलेगा, तो जो मैंने बोला था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसको हम अकाउंटिंग में, क्योंकि मैथमेटिक्स लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड अकाउंटिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उस चीज़ को हम कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना के। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मेट बनाता हूं फिर मैं सारी चीजें बताता हूं। ठीक है, अभी का जो मैं एग्जांपल लिया था मैं वही चीज बोलता हूं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, एक अकाउंट का टिपिकल फॉर्मेट होता है, एक साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड क्रेडिट होता है। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सबसे पहले चीज आपको बता दूंगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट। सेकंड थिंग, इससे हमें पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो क्या फॉर्मूला होता है इसमें, इसका फॉर्मेट बताता हूं। यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, यहां पे आता है परचेजेस, यहां पे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे आता है सेल्स और यहां पे आता है क्लोजिंग स्टॉक और यहां पे आता है फिर जीपी। अभी का याद करो, अभी जो तुमने पढ़ा था, जो अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या था? सेल्स कितनी थी? डाल दो यहाँ पे फिगर। सर सेल्स 10 लाख थी। परचेजेस कितनी थी? सर परचेजेस 7 लाख थी। और ओपनिंग स्टॉक कितना था? सर ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का था।
क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर? क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख के थे। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे? डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख के थे। तुमने क्या किया? तुमने ट्रायल बैलेंस से ये सारी चीजें उठा के इधर डाल दी। हाँ सर, आप टोटल करो। दात्य त्रुआ ऐसे करते हो ना बैलेंस लेजर को। किसी ये भी एक लेजर अकाउंट ही है, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर अकाउंट। ये बड़ा साइड है, 10 और 3 कितने हो गए? 13। यहां पे 13 लाख लिखूंगा। 13 में से 2, 7, 9 और 10 लाख चले गए। तुम्हारा जीपी कितना निकला? तो इस तरह से एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इस अगर तुम देखोगे क्रेडिट साइड से हम डालते हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड से हम डालते हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड से हम डालते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब टोटल करते हैं लास्ट में ये 13 लाख आया, तो ये खर्चे कितने हुआ है? 7 और 2 9 और 10 लाख खर्चा हो गया है। और तुम्हारा जीपी कितना निकला है? 3 लाख रुपया। तो मैं यहाँ पे कोरिलेट करूंगा अगेन, जो मैंने पहले बताया था उससे मैं देखूंगा आपको वही आएगा। तो जब हमने मैथमेटिकली किया था, हमने बोला था सेल्स 10 लाख लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7 लाख, तो तुम्हारा जीपी 3 लाख आया था। ऐसे ही आया था? हाँ सर, ऐसे ही आया था। थोड़ी देर और वेट करो, क्योंकि मैं चाहता हूं ना आप लोग विजुअलाइज करो इस चीज़ को। रटना नहीं है कि सेल और क्लोजिंग स्टॉक को इस साइड डालना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को इस साइड डालना है। तो रटना नहीं है। पहले मैथमेटिकली समझेंगे, फिर जाके अकाउंटिंग तरीके से समझेंगे, फिर जाके ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? तो अभी तो हमने यही बोला था मैथमेटिकली सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला था हमने बोला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने लिखा था सेलिंग प्राइस, या मैं ऐसे बोलता हूं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी। ठीक? अब पहले यहां पर मैं एक और चीज बोलूंगा, उसके बाद देखो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दिस इज सेल्स 10 लाख। तो कैसे निकलेगा जीपी? सेल्स में से लेस करना है मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करना है तो मुझे निकलेगा जीपी। ये 3 लाख रुपए मुझे निकलेगा। 10 माइनस 7, तो ये 3 लाख रुपए मुझे निकलेगा। तो कैसे करना है? सेल में से क्या लेस करना है सर? सेल में से लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक, उसको प्लस करो परचेजेस, इसको प्लस करो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये 3 चीजें हमने प्लस कर दी। इसमें से लेस क्या करनी है? इसमें से लेस क्या करनी है? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये डेबिट किया हमने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसको डेबिट किया। इसमें लेस क्या कर दिया? 3 लाख। 3 लाख लेस किया, ये 3 प्लस कर दिया, ये लेस कर दिया। तो 2 और 7 कितना हुआ? 9 और 1 कितना हुआ? 10। तो 10 इसमें से क्या लेस कर दिया? 3 कितना हुआ? 7। तो ये 3 चीजें माइनस ये चीज, ये तुम्हारा क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। विजुअलाइज करो प्लीज, रटना नहीं है, इसको विजुअलाइज करो। 2 लाख प्लस 7 लाख प्लस 1 लाख, 7 और 2 9 और 1 कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख में से 3 लाख लेस कर दिया। 10 लाख में से 3 लाख लेस कर दिया, कितना बचा? 7 लाख। दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हमने क्या किया? ये मेरा क्रक्स में कितना आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या किया? सेल्स में से वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7 लाख जो है लेस कर दिया, तो मेरा जीपी आ गया 3 लाख। समझ आई बात? तो इस तरीके से हम फॉर्मेट करते हैं, इस तरफ से सेल्स। अब देखो, अब मैं इस चीज को ना थोड़ा सा मिक्स करता हूँ, यहाँ पे। अब तुम लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको पता है कैसे बनाना ट्रेडिंग अकाउंट। जो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्या, बेसिक मैथमेटिक्स भी आती है उनको। अब मैं जरा ये करो, अगर मैंने लिखा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला है दिस, तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह वो लिख सकता हूँ? क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह ये लिख सकता हूँ? हाँ सर, हम मैथमेटिकली वो करते हैं, वो इक्वेशन जब हम करते हैं लीनियर इक्वेशन, फिर बोलते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू दिस,
एक्सपेंस लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स एक्स इक्वल टू दिस, तो फिर हम इसको इधर पुट करते हैं, तो तुम्हें ऐसे निकल जाएगा। हाँ सर हमें ऐसा निकल जाएगा, सेल्स अगर मैं इसको मैथमेटिकली इसको इधर लाऊंगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स जगह मैं ये चीजें लिखूंगा, तो सर ये इस तरह से बनेगा, कॉस्ट सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये इस तरह से बनेगा, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये निकलेगा। हाँ सर यही निकलेगा, इक्वल टू जीपी। सर हाँ ऐसे ही निकलेगा मैथमेटिकली, आपने कुछ नहीं किया सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोज स्टॉक, जो कॉग्स था आपने इधर कर दिया। अब करो इसको, अभी मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह ये चीज कर दिया। अब करो सेल्स माइनस माइनस प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस प्लस माइनस परचेजेस माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस माइनस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम्हें निकला जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो, अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, जीपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये निकलेगा तुम्हारा जीपी। हाँ सर मैथमेटिकली आपने सर दिखा दिया हमें, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जीपी। अब देखो मैंने क्या किया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो मैंने वही किया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक 13 लाख माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 13 में से ये 2 चले गए बचा 11, 11 में से ये 7 चले गए बचा 4, 4 में से ये 1 लेगा चला बचा 7, 4 में से 1 चला बचा 3, दैट इज द जीपी। तो ये चीज जो मैथमेटिकली है उसमें हम क्या करते हैं, अब इधर सिंपल याद रखो, इन अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में ये आप प्लस साइड रखो और ये आप माइनस साइड रखो, तो ये आपका इनकम साइड हो गया काइंड ऑफ, ये आपका एक्सपेंस साइड होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, सेल्स उसमें से प्लस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, कितना हुआ 13 लाख, उसमें से लेस कर दिया 2 लाख और माइनस कर दिया 7 लाख और माइनस कर दिया 1 लाख, तुम्हारा जीपी आ गया 3 लाख। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो मैथमेटिकली मैंने आपको दिखाया था, जो 8th का फॉर्मूला लिया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल जीपी, फिर थोड़ा सा और बड़ा कर दिया कि कुछ और खर्चे हो सकते हैं डायरेक्ट में, तो कुछ ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, तो मैंने बोला कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल जीपी। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट कितनी थी, तो उसका फॉर्मूला बना कि सारा, अगर पहला तो 2 लाख था ये भी तो बेचा होगा, बट अभी 3 लाख तो बचा है, तो जो मैंने गुड्स बेचे हैं 2 लाख के पुराने थे, 7 लाख के परचेज किए थे, तो 9 लाख, उसमें से 3 लाख नहीं बेचे तो 6 लाख के गुड्स बेचे, और उनके ऊपर जो डायरेक्ट खर्चा हुआ था 1 लाख का हुआ था, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है, 7 लाख है, उसमें से मैंने सेल्स वो उसको सेल्स में से लेस कर दिया, तो मेरा जीपी आ गया। तो फॉर्मेट कैसे करते हैं हम, इस तरह से ये जो प्लस वाली चीजें हैं, प्लस वाली चीजें इस तरफ से लिखते हैं और माइनस वाली चीजें इस तरफ से लिखते हैं। ये ऐसे भी नहीं होता है, इसके पीछे अकाउंटिंग भी होती है, इसके पीछे अकाउंटिंग भी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट, हाँ सर ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट। ये तो मैंने ऐसे बोल दिया तुम्हें, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ से आएगा, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस इस तरफ से आएंगे, और मेरा क्या निकलेगा, जीपी निकलेगा। ये मैंने अभी तुम्हें बोल दिया कि इसी तरह से लिखे, बट ये ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, तो सर जब हम अकाउंट खोलेंगे तभी तो अकाउंट बनेगा, तो एक फाइनल अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री आ जाएगी। अब मुझे बता दो सेल्स का क्या बैलेंस होगा, सर सेल्स का एक लेजर होगा, सर सेल्स का एक लेजर होगा। अगर मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाऊंगा, सेल्स अकाउंट होगा, सेल का जब सेल की होगी तो आपने क्या रूल लगाया होगा, सर हमने रूल लगाया होगा, सेल को मैं, लतीफ ने जो बोला था, बाकी अकाउंटिंग बुक्स क्या बोलते हैं, लतीफ ने बोला था आप सेल्स को इनकम मान लो, आप सेल्स को इनकम मान लो, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आप सेल को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। जब आप सेल को क्रेडिट करते थे
जब आप सेल को क्रेडिट करते थे तो क्या होता था, सेल का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो सेल का इस तरफ से अमाउंट एंट्रीज पड़ रही होगी, सेल का इस तरफ से होगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो सर सेल का क्रेडिट बैलेंस होगा 10 लाख रुपया, सेल का क्रेडिट बैलेंस होगा 10 लाख रुपया। और फिर ये सेल अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो इसको हम क्या करते हैं, लास्ट में जितना भी इसका बैलेंस आएगा उसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या करते हैं इसको ट्रांसफर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम सेल का जो बैलेंस है इसको ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एंट्री करते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख। इस तरीके से सेल अकाउंट क्या होता है, क्लोज होता है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, जो ये लेक्चर नहीं देख रहे हैं ना सारे, वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आपने भी कुछ पुराने लेक्चर्स मिस करती है उनको पूरी तरीके से कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने नोट्स में या पुराने लेक्चर्स में छोड़ दी, जो मैं वहाँ कर सकता था, बट मुझे पता है बच्चों को कब बोलना है, मैं तभी वो बातें बोलता हूँ। जब मैं लेजर अकाउंट्स बोलता था वहाँ मैंने एक चीज़ नहीं बोली थी कि जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको बैलेंस नहीं करते हैं, सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं करते। नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं बट वो टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी नहीं आता है। उसमें क्या होता है, हम टोटल करते हैं और उनको ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस में होता है। अगर वो डायरेक्ट है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट इनकम है वो पीएनएल में जाके खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको हमें नेक्स्ट साल में कैरी नहीं करता है। सेल को आप नेक्स्ट साल में नहीं लोगे, सेल इसी साल की है, तो इसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लोगे। तो यहाँ पे मैंने एंट्री करती सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख रुपया। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, अब ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट सर क्रेडिट हो जाएगा बाय सेल्स। तो ये नहीं है ऐसा कि सेल को उठाओ और ट्रेडिंग अकाउंट में डालो, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं, हम कोई चीज डिवेट नहीं करेंगे रूल से। जब मैंने बोला सेल्स को इस तरफ से डालेंगे, इसके पीछे एक अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। मेरा एक सेल्स का अकाउंट है जिसको मैंने क्लोज करना है, टोटल सेल्स 10 लाख हो गई है, तो मैं सेल्स अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं एंट्री करूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बाय सेल्स अकाउंट 10 लाख। इस तरीके से मेरा क्या होगा, सेल्स अकाउंट क्लोज हो गया। और इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। एक तो वो बैलेंसिंग एंट्रीज होती है जो आप बैलेंस करते हो अकाउंट्स को, वो उसके नीचे आ जाता है। ये क्लोजिंग एंट्रीज होती है जो हम एट द एंड ऑफ द अकाउंट करते हैं। इस तरीके से हमारा जो सेल्स अकाउंट है वो आप क्लोज है। जो भी सेल्स का बैलेंस आ रहा था तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में, जो सेल्स का बैलेंस आ रहा था, ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस आ रहा था सेल्स का, कौन सा, 10 लाख रुपया उसका बैलेंस आ रहा था। इट वाज शोइंग के सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है दैट इज 10 लाख रुपीज। नाउ आई एम ट्रांसफरिंग दैट 10 लाख टू द ट्रेडिंग अकाउंट, सो आई एम डूइंग ए जर्नल एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट to trading account, transferring the balance of the sales account to the trading account. The accounting entry is sales account debit to trading account. The trading account is being credited by sales account. इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक एक खुला होगा तो वो मैं अभी बताता हूँ वो चीज़ भी। इसी तरीके से मेरी परचेज होगी, परचेज का टोटल डेबिट होगा 7 लाख रुपीज, परचेज का डेबिट बैलेंस होगा। नाउ आई एम ट्रांसफरिंग टू द ट्रेडिंग अकाउंट बाय ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरीके से आई विल बी हैविंग द डायरेक्ट एक्सपेंस व्हिच कैन बी वेज, व्हिच कैन बी फ्रेट, व्हिच कैन बी एनीथिंग ऑक्ट्रॉय, वो अब खत्म हो गया जीएसटी के आने के बाद। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड इन दिस goods, they will be in their respective freight account, in the wage account. So I am transferring the wage account to trading account and I am doing the journal entry. The journal entry will be, लाइट चलेगी जल्दी वापस आ जाएगी, तो उसमें जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेज अकाउंट का डेबिट है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फ्रेट, ये सारा हो जाएगा। अब बचा ओपनिंग स्टॉक और बचा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अभी जब तुम ट्रायल बैलेंस देखोगे ना कोई भी, उसमें ओपनिंग स्टॉक तुम्हें मिलेगा, उसमें तुम्हें ओपनिंग स्टॉक मिलेगा। तो मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं जिसको अकाउंट का पार्ट नहीं है, आई एम जस्ट यूजिंग इट एज रफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहां पे बोलने जा रहा हूं। ये तो तुमने साल में जितने भी अकाउंट्स इफेक्ट हो गए वो तुमने डाल दिया। जब जब परचेज हो गई तुमने परचेज कर दिया, परचेज में एंट्री किया। जब जब सेल हो गई तुम सेल में करते। साल के बाद जब ये ट्रायल बैलेंस बनाते हो ना, तो ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, तुम्हें सारे लेजर अकाउंट्स का समराइज बैलेंस आता है, सारे लेजर अकाउंट्स का समराइज बैलेंस आता है, ठीक है। वो आ गया हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ एंट्रीज करते हैं। अगेन जो बच्चे वीडियोज़ नहीं देखेगा वो पछताएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बोल देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस के अभी जो मैंने आपको बोला था, द सीक्वेंस विल बी ट्रांजैक्शन प्लस जर्नल प्लस लेजर बैलेंस प्लस ट्रायल बैलेंस एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, द सीक्वेंस विल बी ट्रांजैक्शन,
journal, ledger, trial balance, then adjusting entries and then the final accounts. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा एडजस्टिंग एंट्रीज वाला चीज, तुम बोलोगे सर ने तो एडजस्ट की एंट्रीज नहीं बोली थी, एडजस्ट की एंट्रीज मैंने बता दिया था और तब बताया था जब इसकी जरूरत होती है, तब बताता तब बिल्कुल समझ नहीं आता और कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, समझ आई बात। अब हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। नॉर्मली दो तरह की एडजस्टिंग होती है, एक आपको होती है डेप्रिसिएशन के कंटेक्स्ट में और आपको होती है स्टॉक के कंटेक्स्ट में। आपने पूरे साल की अकाउंटिंग कर दी, जब जब फर्नीचर परचेज कर दिया आपने क्या कर दिया, वो फर्नीचर में डाल दिया, तो साल के बाद क्या होगा, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो ट्रायल बैलेंस में तक तो आएगा ही नहीं डेप्रिसिएशन। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद पहले ट्रायल बैलेंस बना होगा, उसमें सारे लेजर अकाउंट्स होगा, तो फर्नीचर इतना आएगा वो इतना आएगा, तो फिर तुम बोलोगे डेप्रिसिएशन लगानी है, फर्नीचर पे 10% लगानी है, प्लांट एंड मशीन में 15% लगेंगे, कार पे 10% लगाना है, जो भी लगाना है, तो फिर आप डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करोगे। तो आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी वो मोटर कार होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और P&L बैलेंस शीट, या तो अगेन ट्रायल बैलेंस बना लो विद एडजस्टिंग आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज। मतलब फिर इस एंट्री का तुम इम्पैक्ट दे दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक अलग से खोलोगे और फिर तुम क्या करोगे, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलोगे और एक तुम्हारा क्या बनेगा, एक मशीनरी अकाउंट में उतना वैल्यू कम हो जाएगा और फिर मशीनरी का बैलेंस निकलेगा। ठीक है, तो दैट इज आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, और फिर जब डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाएगा तुम्हारा, फिर अगर तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो वहां पे अब क्या आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगा और जो एसेट होगा वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे आएगा। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ ये चीज़, कि अगर तुम्हारा डेप्रिसिएशन अब किस में आ रहा है, तुम्हारा डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ तुमने वो अकाउंटिंग एंट्री कर दी है, तुमने वो एडजस्टिंग एंट्री कर दी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी तुमने कर दिया है। इट मीन जो वो मशीनरी आप बुक्स में आ रही है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन आ रही है। और अब तुम क्या करोगे, अब जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे क्या एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस करोगे अलग से, अगर करोगे तो आपकी बैलेंस शीट ही नहीं मिलेगी, आपकी बैलेंस शीट ही नहीं मिलेगी। आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इट मींस आपने उसकी एंट्री की है तभी तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। और अगर आपने एंट्री की हो तो क्या एंट्री की होगी, एंट्री की होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मींस मशीनरी को लेस कर दिया तो मशीनरी को दोबारा से लेस नहीं करना है। ये मैंने एक सिंपल चीज बोल दी डेप्रिसिएशन के बारे में, इनको हम एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। अब मैं स्टॉक के बारे में बात करता हूं और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी तक जब तुमने क्या कर दिया, तुम जितने भी ट्रायल बैलेंस देखोगे ना, वहां पे नॉर्मली क्या होगा, तुम्हें पूरा ट्रायल बैलेंस दिया होगा और नीचे लिखा होगा, जब तुम कोई भी बुक देखोगे, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख ऐसे दिया होगा। तुम्हें दिया होगा ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, बट क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होगा। तुम बोलोगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे क्यों आ रहा है, इसका लॉजिक क्या है? ये तो हम बोलते हैं कि जो भी अकाउंटिंग करोगे उसका एक खाता खुलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक, और फिर वो ट्रायल बैलेंस जो है उसमें डेबिट्स और क्रेडिट्स बराबर होंगे। सर क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट तो ट्रायल बैलेंस में बराबर है, बट द प्रॉब्लम इज द क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज बिलो द ट्रायल बैलेंस। हाउ इज इट पॉसिबल दैट स्टिल द ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग? सर हमें ये कुछ लॉजिकली समझ नहीं आ रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक नीचे क्यों दिया जा रहा है, ये ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये नीचे क्यों दिया जा रहा है? सर ये हमें समझ नहीं आता है। तो आज मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जब नीचे आया होता है इसका क्या मतलब होता है, और कभी अगर आप ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को अंदर देखोगे ट्रायल बैलेंस के, इसका मतलब क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। रटना नहीं है, अगर आपको रटना है तो आप मेरे लेक्चर्स मत देखो, आप अपना टाइम ज़ाया करो, बट अगर आप लॉजिकली कंसेप्चुअली समझना चाहते हो तभी आप मेरे लेक्चर्स देखो, ठीक है। अब देखो, जब हमने अकाउंटिंग कर दी, जब जब परचेज हुई हमने परचेज का अकाउंट खोला, जब जब सेल हो गई हमने सेल का अकाउंट खोला, जब जब खर्चा हो गया हमने खर्चे का अकाउंट कर दिया। तो ये पूरे साल में हमने सेल्स कर दी, परचेज कर दी। अब देखो क्या होगा, तो क्या तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो कि हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया? सर हाँ, हम तो करेंगे। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे तुम्हारे अकाउंट से निकलेगा? सर परचेज है ना, हाँ परचेज का अकाउंट है, और सर डायरेक्ट एक्सपेंस है, हाँ, और तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है,
सर स्टॉक अकाउंट तो कुछ बनता ही नहीं है। हाँ, स्टॉक अकाउंट बेटा नहीं बनता है, क्योंकि जब जब कोई ट्रांजेक्शन, क्या स्टॉक की और ट्रांजेक्शन हुई? नहीं सर, गुड्स को परचेज कर दिया हमने, उसको परचेज बोल दिया। व्हाट इज द स्टॉक? स्टॉक इज द गुड्स इन विच यू ट्रेड। ओके, तो जब जब परचेज हुई सर, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जब जब सेल हो गई हमने तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो स्टॉक अकाउंट का कभी यूज ही नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। उसके डिफरेंट मेथड्स है जो आपका नहीं है, हालांकि अगर टिपिकल 11th क्लास होता है तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करते हैं, सीए के फाउंडेशन में पढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो मैं वो चीज़ें नहीं है। तो आप सिंपल सा याद रखो। तो वो दुकानदार जब एट द एंड ऑफ द पीरियड अपना प्रॉफिट निकालेगा तो वो क्या करता है, क्लोजिंग स्टॉक को काउंट करता है। तो डिफरेंट मेथड्स है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो वो देखता है एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरे पास कितना माल बचा हुआ है, तो वो उसको क्या करता है, काउंट करता है। आप सीधे याद रखो, वो काउंट करता है। वो 31 मार्च को क्या करता है, अपने दुकान में जितना भी माल है वो गिनता है। कैसे गिनता है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो उसको गिनता है और वो उसको क्या करता है, काउंट करता है। और वो बोलता है कि मेरा जो स्टॉक है वो 3 लाख रुपये है। तो इसने क्या कर दिया, एट द एंड ऑफ द पीरियड 31 मार्च को इसने क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। तो क्या इसने कोई अकाउंटिंग की? क्या इसने कोई अकाउंटिंग की? नहीं सर, इसने कोई अकाउंटिंग, जब कोई इसने क्लोजिंग स्टॉक की कोई अकाउंटिंग नहीं की तो ये ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जब परचेज हुई होगी, मतलब अकाउंटिंग में जब पूरे साल में परचेज हुई तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और जब सेल हुई होती तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये चीज़ें सर स्टॉक के कंटेक्स्ट में होगी। बट एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ माल बचा होगा तो उसको हम क्या करते हैं, कोई अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं की होती है क्योंकि अकाउंट तो नहीं खुला होता स्टॉक का, हम स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। हम स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं और हम इस नतीजे बोलते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो है 3 लाख रुपया। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है, एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है हम स्टॉक को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मतलब जब पहला साल स्टार्ट होगा, जब पहला साल स्टार्ट हो गया बिजनेस का, तब ओपनिंग स्टॉक क्या होगा सर, ओपनिंग स्टॉक नील होगा। होगा कि नहीं होगा? ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, नील होगा। उसके बाद क्या होगा, परचेजेस होगी पूरे साल में और क्या हो जाएंगी, सेल्स हो जाएंगी। तो अगर पहला साल होगा किसी भी बिजनेस का तो तुम बोल सकते हो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, हाँ ठीक है सर, सेल्स इसकी है, परचेजेस है, तो परचेज में हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे, क्लोज स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज जो उसका पहला साल था, अगर उसमें 6 लाख की परचेज थी और एट द एंड ऑफ द पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 2 लाख का माल बचा हुआ है, तो आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है। क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 लाख का है। जब आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मेरा फिर जो गुड्स मैंने भेजे वो कितने के भेजे मैंने, सर मैंने 4 लाख के गुड्स भेजे। मैंने क्या किया, परचेजेस 6 लाख का दिखा दिया और फिर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख, ये होगा। तो उसमें टिपिकली क्या होगा, अगर पहला साल होगा किसी भी बिजनेस का तो वो जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, 0, और परचेज उसकी 6 लाख की थी, सेल्स सपोज उसकी 7 लाख की थी, तो वो क्या करेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेगा और बोलेगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो 2 लाख का है। तो इट मीन जो है मैंने कितने का माल भेजा है, मैंने 6 लाख का खरीदा था, ओपनिंग तो कुछ नहीं था, तो 2 लाख का बचा हुआ है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख। जो चीज़ें मैंने भेजी उनकी कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। तो साथ में सपोज डायरेक्ट एक्सपेंस भी 0 है, तो 7 में से 4 चले गए तो मेरा 3 लाख का जीपी था उसका, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, 6 लाख का परचेजेस था और क्लोजिंग स्टॉक उसने कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने बोलना है जब भी पहला साल खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेगा, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अगले साल के लिए क्या बनेगा, वही क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो जब वो अगले साल स्टार्ट करेगा तो अगले साल वो बोलेगा इस साल क्या होगा मेरा, अगले साल क्या होगा, सर इसकी सेल्स थी, अब थोड़ा उसका ग्रोथ हो गया, सर इसकी सेल्स थी 9 लाख और इसकी परचेज थी 7 लाख। तो अब वो क्या बोलेगा कि इस साल मैंने कितना कमाया, तो बोलेगा अच्छा इस साल मैंने 9 लाख की सेल कर दी और मेरी परचेज थी 7 लाख की, तो मैंने फिर 2 लाख का कमाया। नहीं, बोलेगा अच्छा मेरा पुराना माल भी तो था 2 लाख का, तो वो क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा पिछले अगले साल का, सर वो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अगले साल बोलेगा वो मेरा पुराना माल बचा था 2 लाख और इस साल मैंने परचेज कर दी 7 लाख, टोटल 9 लाख का माल था मेरे पास, अभी इसमें कितना बचा है, अभी इसमें मेरे पास 3 लाख बचा है, अभी मेरे पास कितना बचा है, 3 लाख बचा है। या सपोज ऐसा कर दो अभी मेरे पास 2.5 लाख का माल बचा हुआ है, तो मेरा क्या बोलेगा अब
कि पहला पुराना मुझे क्या था 2 लाख का, और परचेज मैंने कर दी 7 लाख की, होगी 9 लाख, उसमें से 2.5 लाख का माल बचा हुआ है, कितना हुआ 6.5 लाख। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 5.5 लाख हुआ ना, ये 7 और 2 9, 9 माइनस 2.5 7.5 6.5, तो इसका जीपी सपोज 2.5 लाख, ठीक है, देख लेना कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर दिया। तो अगर तुम देखोगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, जब पहला साल खत्म होता है तब क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर दैट ईयर, और वही अगले साल के लिए क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। इस तरीके से चलता आता है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो तुम्हें यह समझ आ गया, ओपनिंग स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो तुम क्या करते हो, तुम लास्ट में बोलते हो कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का है, तो तभी तुम देखते हो कि ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस से आया होगा, लास्ट ईयर का आया होगा ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तुम्हें क्या मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, परचेज तुम्हें ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, बट क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें 2.5 नहीं मिलेगा। अब बोलोगे ये क्यों नहीं मिलेगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक तो तुमने क्या किया, कैलकुलेट किया, कोई अकाउंटिंग नहीं थी, अब तुम इसके बाद अकाउंटिंग करते हो। जब तुमने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर दिया 3 लाख की, फिर तुम इसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हो। अब देखो तुम अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हो, या तो तुम बोलोगे कि क्लोजिंग स्टॉक को मैं अब वैल्यू करूंगा 3 लाख रुपया, इस केस में 2.5 लाख अगर मैं इधर करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक मेरा आप बोलोगे 2.5 लाख है, तो तुम यहां पे एक अकाउंटिंग एंट्री करते हो, तुम बोलते हो मेरे पास माल कितना बचा है 2.5 लाख का, तो तुम एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक, या तुम स्टॉक बोलते हो, तुम एंट्री करते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट 2.5 लाख। तुमने क्या किया, स्टॉक को डेबिट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2.5 लाख से। अब ट्रेडिंग अकाउंट को तुमने क्रेडिट किया बाय क्लोज, इसको हम क्योंकि इस तरफ से है तो इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, 2.5 लाख रुपया। तो दूसरा चीज क्या आएगा, एक फिर स्टॉक अकाउंट उसके बाद खुलेगा, उसके बाद क्या होगा, एक स्टॉक अकाउंट खुलेगा जो जाएगा बैलेंस शीट में, क्या जाएगा वो बैलेंस शीट में, और वही फिर अगले साल का क्या बनेगा। अब वो स्टॉक अकाउंट खुल गया कि नहीं खुल गया, हाँ सर वो स्टॉक अकाउंट खुल गया, अब वो अगले साल का क्या बनेगा, वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो वो ओपनिंग स्टॉक जब आएगा तो उसका एक बैलेंस आएगा, ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख। जब तुम अगले साल का फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे वहां पे क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक से 2.5 लाख आएगा। वहां पे जब ओपनिंग स्टॉक से 2.5 लाख आएगा तो तभी वो ट्रायल बैलेंस में दिखता है ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख रुपए, क्योंकि पिछले साल तुमने एक एंट्री की थी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे तुमने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट मतलब स्टॉक अकाउंट खोल दिया था तुमने, तो स्टॉक अकाउंट क्या गया, फिर बैलेंस शीट में गया, और दूसरा इंपैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में गया। बैलेंस शीट में एज अ स्टॉक एसेट रहा, एज एन एसेट रहा। जब तुम ओपनिंग एंट्रीज करोगे तुम ओपनिंग स्टॉक उसको दिखाओगे, और जब फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे अगले साल वो एज ओपनिंग स्टॉक आएगा, और परचेज उस साल की आ जाएगी, सेल्स उस साल की आ जाएगी। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में दिखता है, और फिर क्लोज स्टॉक तुम बाद में ट्रायल बैलेंस के बाद एंट्री करते हो। ये एक चीज हो गया। अब यहाँ पर मुझे 2 चीजें बोलनी है। एक मैंने क्या तुम्हें बोला था, मैंने अपने हिसाब से तुम्हें क्या बोला था, जितने भी परचेज होगी ना उस सारे को खर्चा मानो। तो तुमने परचेज सारा खर्चा डाल दिया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जितना भी माल बचा होगा, तुम एक चीज बोलोगे ना कि परचेज तो सारा खर्चा नहीं है, कुछ माल तो बचेगा, तो मैं लोग जब एट द एंड ऑफ द पीरियड हम बोलते हैं कितना बचा है, उतने से ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इतना पूरा खर्चा कर दिया और इतना क्या करता है क्रेडिट, 7 में से 2.5 चला गया तो नेट डेबिट तो आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला है परचेज को सारा खर्चा मानो जब जब हो जाएगा, और लास्ट में जो स्टॉक बचेगा उसकी एक एंट्री कर दो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो जितना उससे क्या हुआ तुमने वापस कर दिया उतना खर्चा, तो तुम्हारा नेट खर्चा जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज मुझे बोलनी है जो अभी इंपॉर्टेंट है, अगर अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, इट मींस अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इट मींस तुम्हें एंट्री क्या की है, तुमने एंट्री की है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख टू परचेजेस 2.5 लाख। तुमने परचेज को कम कर दिया, मतलब तुमने पहले परचेज को पूरा खर्चा मान दिया, उसके बाद जो तुमने माल भेजा, बाल बचा जो 2.5 लाख, जो तुम्हारा माल बचा 2.5 लाख, तो तुमने उसको क्या किया, परचेज से लेस कर दिया, तुमने उसको परचेज से लेस कर दिया।
ये बात याद रखो। अभी जो था क्लोजिंग स्टॉक को अलग से दिया था 2.5 लाख और 7 लाख जो आ रहा था परचेज अकाउंट वो आ रहा था फ्रॉम द जितने भी साल की परचेज हुई। पर जब तुमने ये एंट्री कर दी क्लोज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, तुमने बोला नहीं परचेज तो मेरी 7 लाख थी बट उसमें से 2.5 लाख का माल बचा है, तो मेरी नेट परचेज जो अगर मेरी नेट सेल 9 लाख की है तो नेट परचेज मेरी 2.7 लाख की नहीं है, वो मेरी 4.5 लाख की है। उसके बाद जो फिर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस बचेगा वो 4.5 लाख बचेगा। और उसके बाद जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे वहां पे ओपनिंग स्टॉक तो 2 लाख आएगा ही आएगा, परचेजेस जो है तुम्हारा 4.5 लाख आएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हारा, अब क्योंकि डेबिट बैलेंस है क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हारा अब वहां पे डेबिट बैलेंस होगा। तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा उसके बाद तुम्हारा ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करूंगा तो वहां पे इस तरीके से होगा, तो वहां पे डेबिट क्रेडिट, तो यहां पे तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक आएगा 2 लाख का, तुम्हारी परचेज आएगी, परचेज अब कितनी आएगी 4.5 लाख और तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा तुम्हारा 2.5 लाख और तुम्हारी सेल्स जो है वो आएगी 9 लाख। इस तरीके से तुम्हारा ट्रायल बैलेंस होगा। पहले में क्या था, ओपनिंग स्टॉक थी, परचेज थी, क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, वो बाहर था। बट अगर क्लोज स्टॉक आ रहा है इट मीन तुमने क्या किया, परचेज को लेस कर दिया। अब जब तुमने परचेज को लेस कर दिया है, मुझे बता दो जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तुमने ओपनिंग स्टॉक कितना लिया 2 लाख, परचेज कितना लिया 4.5 लाख, सेल्स कितनी लोगे 9 लाख। एक मिनट हाँ, अब मुझे बताओ जो क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस है तो क्लोजिंग स्टॉक को तुमने एडजस्ट कर दिया है परचेज में, तो क्या परचेज क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लोगे? नहीं सर, इसको हम क्रेडिट साइड में नहीं लेंगे क्योंकि परचेज में से लेस कर दिया है। तो परचेज में से जब लेस कर दिया तो आपका जीपी क्या निकलेगा 9 - 2 = 7, 7 - 4.5 = 2.5। तो क्रक्स क्या निकला, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है इट मीन्स आपने इसको परचेज से लेस कर दिया है। आपने परचेज से, ये परचेज क्या है फिर नेट परचेज है, तो इसमें क्या है जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक था वो माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो इधर आ ही गया ऑलरेडी, तो इसमें परचेज माइनस इट इज परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर तुम देखा जाएगा ये परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4.5 लाख, तो अगेन क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे 2.5 लाख नहीं लेंगे, उससे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो क्रक्स क्या निकला, अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में है इट मीन्स परचेज को ऑलरेडी लेस किया है, परचेज को दोबारा से लेस करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का जो डेबिट बैलेंस है ये डायरेक्टली जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों, ये परचेजेस लेस है। इसके बाद कभी एक और चीज हो सकता है, तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में एक और चीज आएगा, परचेज नहीं होगा, एडजस्टेड परचेज होगा। या तो तुम्हारा परचेज होगा या एडजस्टेड परचेज होगा। एडजस्टेड परचेज फिर किस तरह से होगा, तुम बोलोगे अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ओपनिंग स्टॉक तो फिर बिक गया होगा, अगर क्लोजिंग 2.5 लाख बचा है तो ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया होगा। तुम एक एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक का परचेज 2.5 लाख और जो ओपनिंग स्टॉक है इसको खत्म करते हो, तो ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस है इसको खत्म करते हो, तुम एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख तो ओपनिंग स्टॉक जो तुम्हारा बचा है 2 लाख का, तो उसके बाद तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक खत्म हो जाएगा और तुम्हारी ये एडजस्टेड परचेजेस 6.5 लाख आएगी। तो अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस इस तरीके से होगा कि वहां पे ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया है, और तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो खैर तुम बोलोगे ओपनिंग स्टॉक कहां पर है, तो इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक को भी तुमने परचेज में ऐड कर दिया, तो तुमने क्या इसको मिक्स कर दिया, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आएगा तुम्हारा 6.5 लाख, तब तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 6.5 लाख है। हो सकता है तुम्हारी ट्रायल बैलेंस टिपिकल इस तरह से लास्ट में बन जाएगी, तो इट मीन्स तुमने एडजस्टमेंट एंट्रीज कर दिया, तुमने क्लोजिंग स्टॉक को भी परचेज से ऐड कर दिया और ओपनिंग स्टॉक को भी इससे एडजस्ट कर दिया, तो वो जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा अब एडजस्टेड परचेज आएगा। तो एडजस्टेड परचेज अगर तुम्हारा आ जाएगा तो तुम्हें क्या याद रखना है, एडजस्टेड परचेज इज नथिंग बट इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो तुम्हारा फॉर्मूला बहुत सिंपल रहा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज जीपी 2.5 लाख। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसका क्या मतलब होगा, नहीं होगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो मैं रिकॉल करता हूं यहाँ पे रिकॉल करता हूं, एक टिपिकल जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस होगा वो इस तरह से होगा। आज सिर्फ हम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, कल हम इंशाल्लाह प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलेंगे। तो रिकॉल करता हूं, एक टिपिकल जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा 2 लाख का और तुम्हारी परचेज होगी
6 लाख की, ठीक। तुम्हारी परचेज होगी 7 लाख की, और तुम्हारा ट्रायल बैलेंस जो खत्म होगा और तुम्हारी सेल्स होगी 9 लाख की, ठीक है। मैं इतना ही रखता हूं। तो अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो इस तरह से आएगा 9 लाख। तो यहां पे तुम्हारा बोला जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2.5 लाख है। तो अगर तुम्हें यहां से अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तुम्हें बताना है तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे ओपनिंग स्टॉक और परचेज 9 लाख कैंसिल, तो ना प्रॉफिट एंड लॉस, ये गलत है। अगर तुम्हारा टिपिकल ट्रायल बैलेंस इस तरह से आ जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक 2 लाख था, परचेज 7 लाख थी और तुम्हारी सेल्स 9 लाख थी, तो क्या होगा, क्लोज स्टॉक नीचे दिया होगा 2.5 लाख का। अब तुम्हें अगर इसके बाद तुम्हें बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट तो तुम इस तरह से बनाओगे। इसके बाद जब तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा तो तुम इस तरह से बनाओगे। तुम बोलोगे सेल्स कितनी है 9 लाख, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कितना है 2 लाख, तुम्हारी परचेज कितनी है, तुम्हारी परचेज है 7 लाख और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2.5 लाख। तो एक एंट्री करोगे बाद में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां पे लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 2.5 लाख, ठीक है। तो तुम्हारा जीपी जो है वो निकलेगा इस तरीके से, तुम्हारा 9 + 2 2.5 लाख तुम्हारा जीपी निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बट अगर तुम्हारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक इधर दिया होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, परचेजेस में से वो लेस कर दिया है, तो तुमने एंट्री जो की है, तुमने एंट्री की है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो उसके बाद पोजीशन इस तरह से आएगी, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2.5 लाख और टू परचेज जब कर दिया है तो ये बचेगा मेरा 4.5 लाख, ठीक है। तो इसके बाद जब तुम बैलेंस ये बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो तुम क्या बोलोगे, परचेज क्लोजिंग स्टॉक तो इसके साथ लेस कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस है वो डायरेक्टली बैलेंस में जाएगा, तो परचेजेस मेरी नेट में कितनी हुई है 4.5 लाख। इसके बाद जब तुम बोलोगे 9 - 2 = 6, 6 - 4.5 = 2.5। इसके बाद एक और तरीके से हो सकता है, अगर तुम ओपनिंग स्टॉक को भी खत्म करोगे, तुम क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक को भी परचेज में ट्रांसफर करोगे, तुम एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, तो तब परचेज तुम्हारा बनेगा 6.5 लाख और तुम्हारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक खत्म होगा। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेज 6.5 लाख। तो 9 और 9 बराबर होगा, तो यहाँ पे क्लोज स्टॉक फिर अलग से नीचे नहीं दिया होगा, 9 और 9 बराबर होगा। इसके बाद जो तुम्हें बैलेंस शीट ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तुम बोलोगे सेल्स मेरी है 9 लाख, एडजस्टेड परचेज मेरा 6.5 लाख है। तो ये 6.5 लाख क्या है, कुछ नहीं है सर, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो स्टार्ट में हमने बोला था सारी चीजें आएंगी, लास्ट में भी मिलते हैं, तुम ऐसे भी कर सकते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी, तो वो तुम्हें एडजस्टेड परचेज के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेक्स्ट में, जिसमें एक तरह से तुम्हारा क्या आता है, सेल्स आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है टिपिकल वे में, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और जीपी, और बहुत सारे एडजस्टमेंट होती है वो इस तरह के होते हैं। इस तरह तो डायरेक्ट एक्सपेंस में तुम्हें याद रखना है, एक तो वेजेस आता है, जो मजदूरों को तुमने पैसा दे दिया, सपोज एक सीमेंट का मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, तो वहाँ पे जो उसको वहाँ से ट्रक से उतारने में लगा, उसको गोदाम तक रखने तक, दैट इज द वेजेस दैट विल फॉर्म द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो फ्रेट उसको लग गया, जिस बिजनेसमैन से खरीदा था अपनी दुकान तक लाने के लिए, दैट विल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट, और बाकी जो बाकी खर्चे होते हैं, सैलरी आपने दे दी, दुकान का रेंट दे दिया, या आपने इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया, वो सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो जीपी है आया मेरा 2.5, इसमें से वो सारे खर्चे लेस करूंगा, और उसमें मेरे कोई इंडायरेक्ट इनकम होगी तो वो ऐड करूंगा, उस तरीके से मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में तुम्हें नोट्स पढ़ लेना और इस वीडियो को पूरा देख लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब जब मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी आपके प्लेलिस्ट के नाम से, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मिलते हैं हम।